क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमारे आसपास के पदार्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ होते क्या है? देखो, पदार्थ हम सिंपली अगर पदार्थ बोलना चाहे तो आसपास जितने भी हमें वस्तुएं मिलती हैं, जिस सामग्री से बनी हुई होती हैं, उन हम सबको हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को हम, ये तो नाम हमने दे दिया पदार्थ की। हम वेरी इंपॉर्टेंट ये है करेक्टर में याद रखना है कि पदार्थ का आयतन भी होता है और वो स्थान भी लेती है। जितनी भी हम देखें टेबल, कुर्सी, मेज, खाने पीने, यानी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हो या सजीव हो, सारी पदार्थ से बनी हुई होती है। ये तो हमारा सिंपली हुआ। अब पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ही हमारा ये है कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। उससे जाने से पहले हम ये और कहेंगे कि आपने सुना होगा, सब बोलते हैं हमारा जो जीवन है, हमारा शरीर है, वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। तो उसी तरह से वायु, जल, अग्नि, ठीक, तो इसी तरह से पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। हम अब बात कर रहे हैं पदार्थ की। पदार्थ के कण, कणों से मिलकर बना हुआ कण, जस्ट ये हम बोलेंगे। जैसे ये हमने क्यों एक एग्जाम्पल लिया है, अब हमने कणों से मिलकर बने होते हैं, तो मतलब ये तो हमने केवल ये रखा है कि ये हो है। इस तरह से हमने कण बनाते, तो ये कण, जैसे मिट्टी ले, हम मिट्टी हम ऐसे लेते हैं या कोई भी टेबल कुर्सी लेते हैं, तो हमें ये कण क्या दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। लेकिन जैसे हम कोई एक प्रयोग करके देखते हैं, एक पानी का ग्लास लिया, उसमें हमने क्या डाला? शक्कर डाली या नमक डाला, हमें उसको घोला। घोलते हमने देखा उसमें जो शक्कर या नमक हमने डाला था वो डिसअपीयर हो गई, गायब हो गई। तो वो गई कहाँ पे? तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब ये, हमने एक ग्लास लिया, उसमें पानी था, हमने शक्कर डाली या नमक डाला, अब तो जैसे हमने उसमें डाला, उसको घोला, तो हमारे जो पानी है, ये जो जल है, उसके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। अब जितना भी रिक्त स्थान होता है, उन रिक्त स्थानों में क्या हुए? शर्करा के कण मिक्स हो गए। ठीक है, एक तो ये प्रयोग हम करके देख सकते हैं। दूसरा प्रयोग हम ये करके देख सकते हैं कि हम पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ एग्जाम्पल, पोटेशियम पर मैग्नेट का एक सांद्र विलयन लिया, फिर इसकी क्या हुआ? उसका 10 ml हमने ले लिया, एक बीकर लिया, उसमें से हमने ये क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, हमने क्या लिया? इसमें से 10 ml लिया और एक जल से भरे पात्र में उसको उड़ेल दिया। हल्का सा कलर इसका फीका हो गया। फिर इसमें से 10 ml लिया और इस पात्र में उड़ेल दिया जिसमें हमारा जल बना होता है। इसी तरीके से हम ये प्रक्रिया दोहराते जाएंगे। 10 ml, ठीक है, फिर हम ये करेंगे। तो इसी तरह से जैसे से हम इसकी मात्रा इससे लेके यहाँ पे डालेंगे, इससे लेके आएंगे, तो लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हमें पोटेशियम पर मैग्नेट का जो गुलाबी रंग होता है वो हमें दिखाई नहीं देगा। यानी कि इससे हम मान सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये बात हमें समझ में आ गई। एक और बात कि जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। वो हम किससे बोल सकते हैं कि हमने जो गिलास लिया, आप जैसे घर पे शिकंजी बनाते हैं, गिलास लेते हैं, हम उसमें नींबू और शक्कर, नमक वगैरह डालते हैं, तो वो डिसअपीयर हो जाते हैं घोलने पर। तो वो कहाँ गए? वो उनके रिक्त स्थानों में समावेशित हो गए हैं। ये हमारा दूसरा कैरेक्टर हुआ। अब हम बात करते हैं कणों के बारे में।
अवस्थाएं होती है, ये तो कर्ण तो हमने बोल दिया है। प्रधात की जो अवस्था होती है कितनी होती है? 3 होती है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। एक बार के लिए हम जल का एग्जाम्पल लें। जल की 3 प्रावस्थाएं होती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूं मैं। जल को अगर हम सॉलिड फॉर्म में देखें, ठोस अवस्था में देखें तो बर्फ, द्रव अवस्था में देखें तो जल, और गैसीय अवस्था में देखें तो भाप या हम वाष्प। ये सिंपली हमने बोला। अब ठोस अवस्था के बारे में करते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में क्या होता है? ये असंपीड्य, कठोर, आकार व आयतन निश्चित, आकार व आयतन निश्चित। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी, जैसे ये मार्कर है, मैंने ये मार्कर लिया, इसको प्रेस किया, बहुत प्रेस किया, ये हुआ कुछ नहीं हुआ, दबा कहीं से नहीं दबा, तो ये असंपीड्य नगण्य, मतलब ये असंपीड्य नहीं है। कठोर, ये देखो कठोर है बहुत ज्यादा, इनको दबा नहीं सकते। आकार का आयतन निश्चित, मतलब आप चौक, डस्टर, कुछ भी ठोस कुछ भी लो आप, तो उनका आकार और आयतन, आप किसी भी पात्र में उसको रखो, उनका आकार और आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। असंपीड्यता की बात करें, आप कहें मैम कि हम रबड़ लेते हैं, रबड़ लिया हमने, सेकेंड हम एग्जांपल लेते हैं, रबड़ ले लिया और स्पंज। देखो रबड़ हम लेते हैं, उसको दोनों तरफ से खींचते हैं, हल्का सा खींचा, छोड़ा, वो वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। लेकिन अगर हम रबड़ पे अत्यधिक बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर हम इस पे अत्यधिक बल लगाते हैं तो क्या होता है? ये टूट जाता है। मतलब ठोस भी थोड़े बहुत संपीड़ित होते हैं, लेकिन अगर उन पे अधिक बल लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। उसी तरह से स्पंज का देखिए, हम स्पंज में क्या होगा? स्पंज आप जैसे आप केक वगैरह लिए तो वो स्पंज होता है, बट एक फोम वगैरह होता है, हम उसको दबाएं तो दबता है वो। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या होते हैं? खाली जगह होती है। खाली जगह होती है तो हम उसको दबाएंगे तो वहाँ की एयर क्या होगी? वायु क्या होगी? बाहर निकल जाएगी, और जैसे हम उसको पे बल, बाह्य बल हटा देंगे, वो वापस एयर उनकी खाली जगहों पे आ जाएगी। तो ये हमारे स्पंज का हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें? ठोस अवस्था के बारे में और जानते हैं अंदर की तरफ। ठोस अवस्था में क्या होते हैं? कण गतिशील नहीं होते। शील नहीं होते। कण गतिशील नहीं होते। गण गतिशील नहीं होते तो उनके मध्य जो बल होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रही हूं कि जो ठोस होते हैं वो ठोस क्यों होते हैं? कारण कि इनके जो कण होते हैं वो आपस में एक मजबूत बंध से बंधे हुए रहते हैं, मजबूत बंध से बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि इन कणों की ऊर्जा कम होती है। इन कणों की ऊर्जा कम होगी तो ये गतिशील कम होंगे और उनके मध्य बॉन्ड
बंध जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जैसे हम इनको ताप देंगे, इनको एनर्जी दी, ऊर्जा दिया, इनको ऊर्जा देते ही ये कण क्या होंगे, इनको ऊर्जा मिल जाएगी और ये गतिशील हो जाएंगे। गतिशील होते ही ये दूर दूर हो जाएंगे और ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। ये हमारा सीधा सा सिंपल है। ठोस अवस्था में बढ़ते हैं, वो संपीड़ित नहीं होते, नगण्य होते हैं, कठोर होते हैं, आकार व आयतन के निश्चित होते हैं, कण गतिशील नहीं होते। कण गतिशील नहीं होते, इसी कारण ठोस कठोर पाए जाते हैं। उनके मध्य एक मजबूत बल से वो बंधे हुए रहते हैं। अगर ठोसों को अधिक बल लगाया जाए, अधिक बाह्य बल लगाया जाए तो वो टूट जाएंगे। अगर ठोस को हम ताप दें तो ताप देने से क्या होगा, वो कण ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे, अवशोषित करते ही वो कण गतिशील हो जाएंगे, गतिशील होते ही वो द्रव अवस्था, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम किस में आ गए, द्रव अवस्था में। एक हमें और बात याद रखनी है, जो कण होते हैं इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अब आकर्षण बल क्या होता है ये पहले समझिए, हम इनको थोड़ा समझने से पहले। आकर्षण बल का मतलब होता है कि एक को दूसरी तरफ कितना मजबूती से वो बांधे हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई दो जने हैं, दो पिलर या कुछ भी है, वो ऐसे कनेक्टेड है तो इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर इन्हीं को मैं इतनी मजबूती से खड़ा करूं तो इनके मध्य आकर्षण बल कम है तो ये आसानी से टूट जाएगा। इनके मध्य बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा है, तो ये आसानी से नहीं टूटेंगे। तो ये आकर्षण बल मतलब एक कण दूसरे कण को कितनी मजबूती से अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का हम देखें, द्रव अवस्था में हमारा कण क्या होता है, द्रव अवस्था में किससे प्राप्त हुई, ठोस को हम गर्म करते हैं, ताप देते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। ठीक है, द्रव जो होते हैं, अब उनके लक्षण देखो। द्रव जो होते हैं उनका आकार अनिश्चित, और आयतन निश्चित होता है। पहले इसको बात को समझें कि हमने कोई भी एक गिलास पानी लिया, उसको कटोरी में डाल दिया, कटोरी से पतीली में डाल दिया और अलग अलग पात्रों में डाला। उनका आकार तो बदल गया, लेकिन उनका आयतन, जैसे हमने एक गिलास 200 ml अगर पानी लिया तो वो 200 ml ही रहेगा, आप चाहे उसे किसी भी पात्र में डालें। उसके बाद में जो द्रव होता है उसमें तरलता का गुण होता है, तरलता, बहने का गुण। बहने का गुण पाया जाता है और द्रव के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप द्रव मतलब कोई एक गिलास पानी लो, आप फर्श पे गिराओ, वो बहेगा। कहने का मतलब क्या है, उसकी कण क्या है, गतिशील है। अब हमारा चौथा पॉइंट होता है आकर्षण बल। आकर्षण बल कहने का मतलब द्रव में जो होता है ठोस
आकर्षण बल कम होता है, इसी कारण वो गतिशील होते हैं और उनको गर्म करने पर आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अब हम देखें अगर द्रव को गर्म किया जाए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो गैस अवस्था में। द्रव को अगर हम गर्म करते हैं वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैस जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। उनमें क्या होता है, आकर्षण बल नगण्य होता है और उनमें जो होता है आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं। उनमें क्या होता है, देखो करेक्ट देखो, उनमें कण गतिशील होते हैं, आकर्षण बल कम होता है, आकार व आयतन निश्चित होता है। कण गतिशील कब होंगे, जब उनके अंदर ऊर्जा अधिक होगी। मतलब हम कह सकते हैं जो गैस के कण होते हैं उनके द्रव और ठोस के मुकाबले इनमें ऊर्जा अधिक होती है, इसीलिए वो स्वतंत्र गमन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम एक अगरबत्ती कोने में, कमरे के कोने में हम जला देते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में, उसकी सुगंध पूरे कमरे में हो जाती है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो गैस अवस्था होती है उसमें जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील पाए जाते हैं। ये हमारा सिंपली हो गया। और जो गैस के कण उनमें गतिज ऊर्जा अधिक पाई जाती है, इसलिए वो स्वतंत्र गमन करते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि पदार्थ की ताप पर निर्भरता। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ताप दें, जैसे हमने ठोस है, ठोस को अगर हमने ताप दिया, द्रव है, द्रव को अगर हमने ताप दिया, गैस है, गैस को अगर हमने ताप दिया, तो उसमें क्या क्या रूपांतरण होते हैं। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम गैस को ठंडा करते हैं द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम शीतलन भी कहते हैं। और यहाँ पे तापमान, और जब हम इसको देते हैं, द्रव को अगर ठंडा करते हैं तो ठोस हो जाता है। जैसे हम एक जल का बर्फ लेते हैं, बर्फ को बाहर छोड़ दो, द्रव जल में परिवर्तित हो जाएगा। फिर द्रव को हम गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। भाप को अगर हमने ठंडा किया, द्रव में परिवर्तित हो गया। द्रव को हमने और ठंडा किया, मतलब फ्रिज में रख दिया, तो किस में परिवर्तित हो गया, वो ठोस में परिवर्तित हो गया। जब हम ठोस की वह अवस्था या वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इस प्रोसेस में इसको गर्म करने पर वो क्या होता है, गलनांक। और द्रव की वह अवस्था जिस पर पानी उबलना स्टार्ट होता है, शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, अब हमने एक केस देखा कि ठोस जब गल रहा है तो उसका जो तापमान होता है वो निश्चित होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, और जैसे द्रव उबल रहा है, जब तक वो पूरा भाप में परिवर्तित नहीं होगा वो उतने का उतना ही उसका तापमान रहता है। क्यों? तो हमें पता चला कि क्या होता है कि जैसे बर्फ है, उसके सभी कण ऊर्जा लेंगे, ठीक है, और वो गतिशील होने के लिए भी ऊर्जा लेते रहते हैं। तो उस ऊर्जा को, जो वो अतिरिक्त और आवश्यक ऊर्जा लेते हैं, उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। यानी वायुमंडलीय दाब पर एक किलो ठोस को अगर अपन ऊष्मा देते हैं तो वो आवश्यक ऊष्मा जो उसने ली है या प्राप्त की है उसे हम संलग्न विशुद्ध ऊष्मा कहते हैं।
ठीक है। इस तरह से द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, वहीं पे भी यही होता है, वो गुप्त ऊष्मा प्राप्त करके क्या होता है, वो नियंत्रित गतिशील हो जाते हैं। ठीक है। अब एक केस हमने देखा, कोई कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से उसको गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो गए। सीधा गैस में परिवर्तित होने वाली इस विधि को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये वापस ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसे कहते हैं निक्षेपण। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं नौसादर और कपूर। जब हम इसको गर्म करते हैं, एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे रुई डाल देते हैं, ये चाइना डिश पे इसको लगा दिया, ठीक है। हम इसको गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा पदार्थ है वो आश्रित हुआ और यहाँ पे ठोस की फॉर्म में जमा हो गई। कहने का मतलब, जब हमने जो नौसादर था उसको हमने गर्म किया, गर्म करते हुए भाप में परिवर्तित हुआ, ऊपर रुई लगने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाया, तो वो यहीं पे जम गया ठंडा होकर। तो यहाँ पे क्या वो ठोस के रूप में प्राप्त हो गया और यहाँ पे वो गर्म हुआ तो किस में परिवर्तित हो गया, गैस में। तो मतलब जो ठोस से गैस में सीधा परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव अवस्था के, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। और इसको ठंडा करने पर, गैस को ठंडा करने पर वापस वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इसे कहते हैं निक्षेपण विधि। और ये हम नौसादर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। धन्यवाद।